Hello friends, welcome back to Multidimensional Sumit. Uh, I'm Sumit Singh, welcome you to this channel. And today we are here with another chapter of history, the most important chapter we can say, the revolt of 1857. So this is our topic. Before I proceed further, I want you to hit the like, share and subscribe button so that you won't miss any notification from this channel. For those who don't know, I don't only teach history, I teach a lot of subjects here. Your like and share gives me motivation to create such content. So let us start without wasting even a single second. So today our topic is the revolt of 1857. I'll use both the languages. रिवोल्ट ऑफ 1857 एक ओवरव्यू लेते हैं हम इसका. सबसे पहले बात होती है रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसको कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने का क्या रीजन है कि मतलब ऐसा क्या हुआ था कि हम इसे फर्स्ट वॉर कहते हैं या मतलब ऐसा करते हैं. देखो ये जो थी ना, ये एक मास के लेवल पे अपब्रिंगिंग हुई थी. नॉर्थ इंडिया में ये रिवोल्ट मेनली फैला था. और नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ तो दिल्ली, यूपी, झांसी वाले जितने भी यहाँ पे एरियाज थे, यहाँ पे ये फैला था सबसे ज्यादा. तो ऐसा वीडी सावरकर जी हमारे एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट नेशनल रिवोल्ट था. इसके ऊपर भी डिबेट है, जैसे मैंने पहली ही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे डिबेट. तो जो डिबेट है कि ये कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या नहीं. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा गया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या नहीं. तो हिस्टोरियंस जो हैं, अगर मैं साउथ इंडिया के हिस्टोरियंस की बात करूँ, ठीक है, तो वो त्रवणकोर रेबेलियन, ठीक है, ये केरला में हुई थी 1808 में. तो ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुई थी, तो ये सबसे पहली इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दे दो. उसके बाद पाइका रेबेलियन होती है. ये पाइका रेबेलियन जो ये उड़ीसा में होती है 1817 में. तो कहा जाता है कि इसको हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दीजिए, कि ये हुई थी. लेकिन इंडिया की एक बॉडी है, नीचे मैंने बॉडी का नाम मेंशन किया हुआ है, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, ये दोनों के दोनों क्लेम्स को रिजेक्ट करती है. क्यों? क्योंकि जो रेबेलियन थी वो बहुत बड़े एरिया में हुई नहीं थी, तो इसीलिए इनको आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह नहीं सकते हो. तो इसीलिए इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते. तो ये आपका मुद्दा रद्द हो गया. तो इसीलिए 1857 को कुछ लोग कहते हैं. आगे जब मैं आपको नेचर ऑफ रिवोल्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें और ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे कि ये है या नहीं. हम बात करते हैं रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे. रिवोल्ट के जो कॉजेज थे, वो सबसे पहला कॉज था इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिकली में आते हैं हमारे फार्मर्स. देखिए फार्मर्स के साथ सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ ना, कॉलोनियल एरा, जिस टाइम इंडियन जो थे ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उस टाइम पे सबसे ज्यादा बुरा फार्मर्स के साथ हुआ था. सबसे पहले टैक्स बहुत ज्यादा था और उनको लैंड से निकाल भी देते थे. जैसे एक पर्टिकुलर टारगेट है कि आपको अगर फॉर इंस्टेंस आपको 1000 किलोग्राम्स ऑफ वीट यहाँ से निकालना है और आप नहीं निकाल पाए, बिकॉज ये फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता भी नहीं है. नेचर डिसाइड करती है कि कितना जितनी फसल आपकी निकलेगी या नहीं निकलेगी. तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था और वो जो था, फार्मर जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे. उसके बाद आर्टिस्ट लोग जो थे, ठीक है, आर्टिस्ट जो थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे. अनएम्प्लॉयड क्यों थे? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आई थी? देखिए इसमें होता क्या था कि जो हमारे बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहाँ पे मशीन से काम होना शुरू हो गया था. तो इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन थे, उनकी जो जो भी चीजें थी वो बहुत ज्यादा महंगी बिकती थी, जिसकी वजह से आर्टिस्टन्स को भी कोई फायदा नहीं था. अब ट्रेडर्स के साथ भी गलत हो रहा था. ट्रेडर्स के साथ क्या हो रहा था कि ट्रेडर्स को सबसे पहले इनको हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी. यानी कि आपको अगर यहाँ अपना सामान बाहर बेचना है तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. उसके बाद टैरिफ पॉलिसीज थी. अगर एक इंडियन इंसान और एक फॉरेनर दोनों अपना सामान यूरोप में लेके बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा होगा वो अपने वाले बंदे से तो कुछ भी मतलब टैक्स नहीं लेगा, लेकिन जो इंडियन होगा उससे बहुत ज्यादा टैक्स लेगा. तो इससे ट्रेडर्स परेशान थे. अब बात आती है जमींदारों की. जमींदारों को भी जमीन से निकाल दिया जाता था. एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, जमींदार को एक एक्स अमाउंट ऑफ लैंड दी जाती थी और उन्हें कहा जाता था कि आपको इतनी फसल निकाली, इतना टैक्स निकालना, बाकी जो बचे वो आपका. अगेन जमींदारों के साथ भी वही हाल हो रहा है जो फार्मर्स के साथ हो रहा है. तो वो क्या रहा था, एविक्ट किया जाता था, यानी निकाल दिया जाता था इनको भी स्टेट से अगर पेमेंट नहीं की हुई है. और इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं कि जमींदार जो थे वो चुपचाप बैठ के काम भी ना भी करें उनकी जमीन तो भी नहीं ली जाती थी, लेकिन जो ट्रेडिशनल राइट्स थे जमींदार के वो भी निकल रहे थे. जिसकी वजह से ये थे इकोनॉमिक कॉजेज, जो पैसे की वजह से हो रहे थे. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज की. पॉलिटिकल कॉजेज अगेन अच्छे कॉजेज इसमें क्या है कि ग्रीडी प्रोमिसेस हुई थी. ठीक है, ग्रीडी पॉलिसीज थी. पॉलिसीज ग्रीडी क्यों थी कि टैक्स जो थे वो अपने
जो लोग थे उनसे नहीं लेते थे, इंडियन से लेते थे। और टैक्स तो जब आप अगर कॉलोनियल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा टैक्स जो था कई जगहों पे तो 95% से भी ज्यादा टैक्स हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसीज थी क्या एग्जैक्टली। सबसे पहली पॉलिसी आती है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो होती है ये पॉलिसी, तो जब हम बात करते हैं आपकी सब्सिडरी अलायंस की, तो इसका बात क्या थी कि सब्सिडरी अलायंस है क्या। सब्सिडरी अलायंस कहती थी कि अगर एक जो राजा है, ठीक है, राजा के पास अगर मतलब राजा हार गया युद्ध में, ठीक है, युद्ध में अगर राजा हार गया तो उसको एक ब्रिटिश आर्मी को अपनी एरिया के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कोई रेबिलियन हो, और अगर ब्रिटिश आर्मी उस इंसान के टेरिटरी के अंदर होगी तो फिर वहां पर रेबिलियन होगा नहीं। तो ये आपको ये दी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, लाई थी 1798 में। 1798 में सबसे पहले कार्नेटिक रीजन की लड़ाइयाँ हुई थी और सुल्तान ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान ने उन्होंने सबसे पहले इसको माना था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये पॉलिसी कहती है कि अगर एक इंडियन किंग है, उनका कोई अपनी बायोलॉजिकल संतान नहीं है, यानी कि वो उसके फादर नहीं है बायोलॉजिकली, और उनके अगर कोई मतलब पीछे कोई वारिस नहीं बचता है, तो वो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। किसको? वे ब्रिटिशर्स के पास पास हो जाएगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं झांसी। झांसी जो थे वो उसके आगे में स्टोरी आपको बताऊंगा। ये आगे डॉक्टर लैब से ये दी थी आपको लॉर्ड डेलाउजी ने 1848 में। इस पे पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, तो आई होप कि आप ये नाम अच्छे से याद करेंगे। डेट ना भी रहे याद, नो वरीज, बट ये होनी चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट आता है इसी में, अच्छा पॉइंट है। 1856 में अवध को ले गए थे ब्रिटिश। अवध को मतलब ले गए किस बात पे? कि आपने अच्छे से राज्य भार नहीं संभाला, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे आप उन्होंने अवध को ले लिया, ठीक है, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे? सबसे पहले बहुत ज्यादा करप्शन थी। करप्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा थी। इसमें क्या था कि सबसे पहले तो एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल थी नहीं, ठीक है, एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं लोगों के, ठीक है, जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते थे लोगों के, इंसान नॉर्मल इंसान जाए तो जाए किसके पास? तो आप जा सकते हैं पुलिस के पास, आप जा सकते हैं सिविल सर्वेंट के पास, आप जा सकते हैं लोअर कोर्ट्स के पास। तीनों के तीनों करप्ट थे। आप जाएंगे बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता था। और अगर ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन वर्सेस इंडियन का केस चल रहा है, तो मैक्सिमम टाइम्स यू कैन से 98% पहले तो 1857 से पहले तो मतलब वही केस जीते थे यूरोपियन पीपल, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथे कॉजेज, सोशल रिलीजियस कॉजेज क्या थे, ठीक है। सोशल रिलीजियस कॉजेज थे कि क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, जो क्रिश्चियन का प्रचार करते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने आए थे इंडिया में, उनका एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इंडिया में, ठीक है। क्रिश्चियन लोगों की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कुछ रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में। रिफॉर्म्स कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे सती की एबॉलिशन हो गई थी 1829 में। ये मैंने आपको एक पहला चैप्टर अपलोड है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसमें पढ़ाया हुआ है। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, इसमें बेसिकली इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपका सत्यशोधक समाज काम करता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी इसका क्रेडिट दिया जाता है। तो ये कलेक्टिव मूवमेंट थी। उसके बाद वुमेन्स को एजुकेशन देने की बात की गई। तो उसके बाद एक और आता है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, इसको लेक्स लोकाई एक्ट कहते हैं। ये एक मॉडिफाइड हिंदू रिलीजन था। हिंदू क्या करते थे कि अगर किसी हिंदू लड़के ने अपने मतलब धर्म चेंज कर लिया किसी भी चांस से, तो वो जो था वो अपने पापा की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। लेकिन अब क्या हुआ था, इसमें क्या था कि एक लड़का अपने पापा की प्रॉपर्टी किसी भी टाइम ले सकता है, ठीक है, अपने पापा की प्रॉपर्टी ले सकता है अपना रिलीजन चेंज करने के बाद भी। तो ये जो था इसकी वजह से भी लोगों में काफी मतलब क्रोध आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये तो अब ब्रिटिश की पॉलिसी। और बेसिकली मैं बात करूं कि कौन से रिलीजन में चेंज होने से, तो क्रिश्चियनिटी में चेंज होने से ही ये होता था। उसके बाद आते हैं मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज ये सबसे कहा जाता है कि ये इसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं 1857 के रिवोल्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें सिपाहियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रीजन सबसे पहला था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर को लेकर के। मिलिट्री कॉजेज में कलर को लेकर के होता था सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सबसे पहले कलर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन। लॉस ऑफ कास्ट, मैं बताता हूँ कि लॉस ऑफ कास्ट कैसे होता है। इंडिया के कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया, सी को अगर आपने क्रॉस कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो अपना अगर सी को क्रॉस किया तो आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, ये मानते थे, ठीक है।
ओवरसीज एक्सपेडिशन के लिए देते थे। जैसे हम बात करते वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की 1914 टू 1918 जो चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इसमें इंडियन सोल्जर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। तो ये रीजन था कि ये नहीं होता था। उसके बाद कम सैलरी मिलती थी, इंडियन है तो कम सैलरी देंगे, ब्रिटिश है तो ज्यादा सैलरी देंगे। सेम पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आपकी जो है लेस सैलरी है कंपैरिजन टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट। कोई भी प्रमोशन नहीं मिलती थी इंडियन सिपाहीज को, तो सूबेदार के ऊपर से प्रमोशन नहीं मिलती थी। सबसे छोटा होता है आपका नायक, फिर लैंस नायक, उसके बाद हवलदार, और हवलदार के बाद आता है आपका वगैरह वगैरह। और सूबेदार जो था वो आज भी मैं आपको बताऊं, सूबेदार जो है नॉन कमीशन ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में आप देखोगे ना, उनकी हाईएस्ट पोस्ट है। तो इससे ऊपर आप जाने नहीं देते थे मतलब ब्रिटिश इनको। उसके बाद कास्ट आइडेंटिटीज नहीं होती थी इंडिया में, बहुत ज्यादा कास्टिज्म चलता था पहले। तो होता यह था कि क्लैश होता था, लड़ाई होती रहती थी अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के बीच में, ठीक है। उसके बाद कुछ रिलीजियस सिंबल, जैसे कोई हिंदू है वो अपना कुछ लगाएगा, कुछ ब्रिटिशर है सब कुछ अपना कुछ कुछ लगाते थे रिलीजियस सिंबल, जैसे कि वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। जैसे कोई दाढ़ी रखता है, कोई मूंछ रखते हैं, टोपी लगाना, तिलक लगाना वगैरह वगैरह, पगड़ियां लगाना, तो वो सारा कुछ बंद कर दिया था। रिलीजियस सिंबल्स आपको मिल नहीं रहे थे। उसके बाद एक और चीज, इट इज लाइक कि आपने आग में घी डालने का काम कर दिया। लॉर्ड कैनिंग की एक पॉलिसी आती है, इसका नाम है जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर कोई फ्रेश रिक्रूट हुआ है आर्मी में, किसी को आपने फ्रेशली रिक्रूट किया है आर्मी में, तो उसको कहीं भी जाना होगा जहां उसे जाने को कहा जाएगा। ये तो मतलब ज्यादती ही हो गई थी उनके साथ, ठीक है। एक और कॉज आता है इमीडिएट कॉजेज, कि ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे कॉजेज देखो, अब इकोनॉमिक हो गए, पॉलिटिकल, ये तो धीरे 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 बढ़ रहे थे। ऐसा इमीडिएटली क्या हो गया कि रिवोल्ट को होना ही पड़ा। एंड ये पॉइंट मैं बताऊंगा आपको सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट है अभी तक का, क्योंकि इससे अच्छे मतलब एक ही मिनट में इससे रिवोल्ट हो गया था। इसकी मैं बात बताता हूँ आपको, इमीडिएट कॉजेज या द स्पार्क, कि चिंगारी जली कैसे। 1857 में राइफल के रिलेटेड एक कानून आता है कि जो नई कार्ट्रिजेज हैं, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी, रूमर्स ऐसे स्प्रेड हो रहे थे कि जो नई कार्ट्रिजेज हैं उसमें जो है काऊ और पिग की जो है उसमें फैट यूज हुआ है, चर्बी कहते हैं आप जिसको, वो यूज हुआ है। तो उसको अगर आपको यूज करना है उन बुलेट्स को, तो आपको उसको पहले मुंह में डालना होगा और मुंह में डाल के आप उसको यूज करोगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो अगर आप हिंदू हो तो भी आपको आपके जो काऊ होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पवित्र होती है। अगर मुस्लिम हो तो आपके लिए पिग बहुत ज्यादा पवित्र है। तो कोई भी उसे मुंह से नहीं खोलना चाहता था, ये थी। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई थी कि हड्डी जो है, बोन डस्ट जो है, हड्डियों का मतलब पाउडर बना के आटे में मिक्स किया जा रहा है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा, आउट ऑफ विच अगर आप मेरे को पूछोगे मैं बताऊंगा आपको कार्ट्रिज वाले पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है। ये आगे पुराने टाइम की बंदूक बना दी है यहाँ पे। तो इसमें बाइट करके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ट्रिज बाइटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये बाइट करके जो है वो चीजें यूज होती थी। अब हम बात करते हैं बाहर के इम्पैक्ट। देखो कुछ टाइम पहले जब ब्रिटिश आए थे ना, 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ब्रिटिश जितनी भी लड़ाइयां लड़ रहे थे, ब्रिटिश को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात थी। क्यों? उनके पास कैनन थे, उनके वॉरशिप्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि जब अफगानिस्तान वॉर्स हुई तो अफगान जो थे, आपको मिडाइवल हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसमें पता होगा कि दे आर दी बेस्ट हॉर्समैन। वो घोड़े पे से चलते चलते निशाने बहुत अच्छे लगाते थे। तो वो वॉर्स हुई, उसमें से 2 वॉर्स वो जीत गए और 1 वॉर ब्रिटिश जीते। उसके बाद पंजाब वॉर्स हुई, क्रिमियन वॉर्स हुई, तो उसमें पता चला कि ब्रिटिश इनविंसिबल तो नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्रिटिश नॉट इनविंसिबल। ब्रिटिश जो है वो इनविंसिबल तो नहीं है। तो अगर वो इनविंसिबल नहीं तो इसका मतलब है कि उन्हें आप हरा तो सकते हो। तो अगर ये हार सकते हैं, ब्रिटिश जो है अगर ये हार सकते हैं तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। तो जब ये इनको आप हरा सकते थे तो मतलब लोगों ने सोचा कि ठीक है इनको हरा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कि कुछ फैक्ट्स रिवोल्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। की टाइमलाइन, रिवोल्ट शुरू हुआ था फरवरी में, शुरू हुआ था, ठीक है, 1857 में फरवरी से। इतनी ज्यादा डेट्स पे जोर मत दीजिएगा, बट हाँ ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक नेक्स्ट शॉट बना के आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो आगे फरवरी में या मई में शुरू हुआ था रिवोल्ट 1857 में। सबसे पहले 2 फरवरी 1857 बहरमपुर एक जगह है, वहाँ पे 19th इन्फेंट्री के जो लोग हैं, नेटिव इन्फेंट्री होते हैं, नेटिव होते हैं वहीं के लोग, और इन्फेंट्री होते हैं जो पैदल चलते हैं, कैवलरी होती है घुड़सवार, ठीक है, ये होता है। तो जो इन्फेंट्री के लोग थे उन्होंने कहा कि हम ये नई राइफल्स यूज नहीं करेंगे, पहला रिवोल्ट हुआ ये। उसके बाद 29 मार्च को बरकपुर में 34th इन्फेंट्री का एक
सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे, जिनकी ये देखिए यहाँ पे फोटो भी है, तो उन्होंने क्या किया था, फायर कर दिया अपने सीनियर जो थे लेफ्टिनेंट बाग और हग्सन पे, और इनको क्या किया, इनको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर दिया और इनको पकड़ा गया और इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, मंगल पांडे की डेथ से भी और ज्यादा आउटरीच आ गया इंडियंस के मन में। उसके बाद 24 अप्रैल में मेरठ में क्या होता है कि 3rd कैवलरी जो थे उन्होंने भी डिनाई कर दिया। उसके बाद 9 मई को क्या हुआ कि उन्होंने एक बैठक बिठाई जिसमें 85 सोल्जर्स को क्या था, डिसमिस कर दिया, यानी कोर्ट मार्शल कर दिया उनका, और उनको 10 साल की सजा सुनाई कि आप विद्रोह कैसे कर सकते हो। 10 मई को ये सारे सोल्जर्स बाहर आए जेल से और यूरोपियन सोल्जर्स को मारा और दिल्ली की तरफ गए। अब दिल्ली की तरफ क्यों गए? दिल्ली की तरफ इसलिए गए क्योंकि दिल्ली जो था, दिल्ली मुगलों का घर था। ठीक है, वो कैपिटल थी इंडिया की उस टाइम पे, तो इसलिए वो दिल्ली की तरफ गए। अब दिल्ली में जाके उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपना लीडर चूज किया, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन है और उसी को क्यों लीडर बनाया? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। तो इसका आंसर है कि वो उसको सबने एक्सेप्ट किया। सबने क्यों एक्सेप्ट किया, ऐसा क्या था बहादुर शाह जफर के पास? तो वो इंडिया की यूनाइटी का एक ट्रेडिशनल सिंबल था। क्यों? क्योंकि मुगल जो थे वो लास्ट रूलर्स थे, अंग्रेजों से पहले मुगल ही इंडिया पे रूल कर रहे थे। ठीक है, और ये जो था वो लास्ट मुगल एम्पायर था। ठीक है, रिवोल्ट अचानक शुरू हुआ पहली बात, तो टाइम मिला नहीं प्रिपेयर करने का, तो आप लीडर कैसे ही चुनोगे अपना? तो आपने कहा चलो ये ठीक है। अब बहादुर शाह जफर जो थे वो पावरलेस थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। दिल्ली का कुछ 8-10 किलोमीटर का एरिया ही था उनके पास। एक पेंशनर थे, उनको पेंशन मिलती थी राजा होने की, 85 ईयर्स के वो थे, वाईओ मतलब ईयर्स ओल्ड। तो ये जो था सबसे सुटेबल ऑप्शन था कि ठीक है ये राजा है और ये चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि मेजर सिटीज थी कौन सी जहाँ पे रिवोल्ट हुआ। सबसे पहले दिल्ली में रिवोल्ट शुरू होता है जहाँ से। ठीक है, दिल्ली से रिवोल्ट शुरू होता है। लेफ्टिनेंट विलियम बर्गाय जो थे वो एम्यूनेशन होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके आर्म्स, आपके हथियार रखे जाते हैं, तो वो वहां पे उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार दिया। उसके बाद साइमन फ्रेजर जो एक इंग्लैंड के पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी ब्रिटिश के पॉलिटिकल एजेंट थे, इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि वो इंग्लिश स्पीक करते थे, तो उनको भी मार दिया गया। उसके बाद पार्टिसिपेशन किसकी थी इस रिवोल्ट में? तो वो पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करते हैं ना, पार्टिसिपेशन काफी अच्छी थी। पार्टिसिपेशन में कॉमन मैन थे, इसमें पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, आर्टिस्टन थे, प्रोफेशनल शॉपकीपर। क्यों? मैंने पीछे बता दिया कॉज, कौन कौन कितना परेशान था इनकी वजह से, इसीलिए सारे लोग आए और अपना अपना योगदान दिया। 1 महीने के अंदर दिल्ली में पूरे के पूरे ब्रेबल्स होते हैं जो लोग विद्रोह करते हैं, तो वो सारे लोग आ गए इसके अंदर। ठीक है, ओरिजिनल लीडरशिप इसमें थी जनरल भक्त खान। जनरल भक्त खान कौन थे? ये थे जनरल भक्त खान जो थे ये बहादुर शाह जफर के जनरल थे। इनके खिलाफ एक 10 मेंबरों की काउंसिल आती है, 6 मिलिट्री थे, 4 नॉर्मल इंसान थे, और इनको भी मतलब पकड़ लिया जाता है। जब मैं आगे बताता हूँ, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। उसके बाद दूसरे स्टॉर्म सेंटर, इस पे भी पिछली बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, लखनऊ में से बेगम हजरत महल ने इसको लीड किया था। ठीक है, बरेली में से खान बहादुर खान ने इसको, जो रोहिलखंड चीफ किंग थे, तो उनके बचे हुए डिसेंडेंट यानी वंशज थे। ठीक है, बचे हुए वंशज थे, तो इन्होंने 40,000 सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज किया। दिल्ली में भी नवाब वाजिद अली शाह जो थे, तो उन्होंने भी क्या किया, काम किया, और सर हेनरी को मार दिया गया वहां पे। ठीक है, कानपुर से नाना साहिब जो थे वो एडॉप्टेड सन थे, क्योंकि ये भी डॉक्टर लैप्से के अंदर आते थे, तो एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, तो इन्होंने भी रिवोल्ट को शुरू किया। ब्रिटिश ने क्या किया, इनकी पेंशन रोक दी, क्योंकि ये तो राजा के बेटे थे नहीं, एडॉप्टेड थे। उसके बाद इन्होंने कातिया टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया। सर हर्ब बेलर जो थे उनको मार दिया इन्होंने कानपुर में। ये आ गया रिवोल्ट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसको आप सिपाही म्यूटनी क्यों नहीं कहेंगे, कि सिर्फ सिपाहियों ने जो है वो विद्रोह किया, आप इसको ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन थी, इसमें सिपाही ही नहीं थे, सिर्फ पीजन से, लैंडलॉर्ड से, प्रीस्ट मतलब मंदिरों के जो मंदिरों के मस्जिदों के आपके जो पुजारी थे वो थे। उसके बाद पीजन 2 बार हो गया, सॉरी 1 बार मिटा देना। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्वेंट से आपके प्रोफेशनल कॉमन मैन थे। इन सब को दिक्कत थी ब्रिटिश की जो फ्यूडल पॉलिसी थी इससे। इन्होंने कहा था कि जो बाहर के जो ब्रिटिश लोग हैं इनके रूल तो हम नहीं मानेंगे। इसके एक वाइड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, मैंने कहा कि ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फैल चुका था। ठीक है, पूरे का पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को ये घेरता था, तो ये वाइड स्प्रेड हुई थी डिससेटिस्फेक्शन। आपने लोगों को बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई किया था, जिसकी वजह से ये लड़ाई तो होनी ही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या, उसके बाद क्या होता है रिवोल्ट के बाद। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स। अच्छा चलो पहले मैं ये बताता हूँ, झांसी से लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो महाराज गंगाधर राव की पत्नी थी, इनका असली नाम था मणिकर्णिका। तो गंगाधर राव जो थे, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया था अपने चाचू के लड़के आनंद राव के लड़के को, उनका नाम था दामोदर राव। तो अब ये फिर से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के अंदर चली गई, देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो झांसी को जो है ब्रिटिश
को सौंप दिया गया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक आर्मी बनाई और लड़ी, लेकिन फिर वो झांसी हार गई। उसके बाद वो ग्वालियर की तरफ जाती है, मतलब आसाम की तरफ जाती है, और वहां पे जियाजी राव सिंधिया को हराती है और ग्वालियर का फोर्ट कैप्चर करती है। ब्रिटिश उसके बाद फिर से झांसी की रानी पे अटैक करते हैं और कैप्चर करते हैं ग्वालियर फोर्ट और उनको अनफॉर्चुनेटली मार देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रिवोल्ट था उसको दबाया कैसे गया, सप्रेशन मतलब आपने कैसे रिवोल्ट को बंद कर दिया। 20 सितंबर को क्या होता है, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया जो लास्ट मुगल एम्पर थे, और उनको जेल में दे दिया और रंगून भेज दिया। उनके जो लड़के थे उनको उसी टाइम पे मार दिया गया। हॉडसन का नाम के एक बंदा था ब्रिटिश का, उन्होंने उनके लड़कों को उनके सामने ही मार दिया और खूनी दरवाजा पे। उसके बाद जैसे ही दिल्ली पकड़ा गया तो रिवोल्ट रुक गया, क्योंकि दिल्ली जो थी वो कैपिटल थी, वो स्टॉर्म सेंटर, आपका राजा पकड़ा गया है, तो रिवोल्ट लगभग खत्म हो गया। नाना साहिब को हराया गया कानपुर में, वो नेपाल चले गए। झांसी की रानी मैंने ऊपर भी कहा कि मर गए, वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बख्त खान, बहादुर शाह, खान बरेली, राव साहिब, मौलवी अहमदुल्ला, ये सारे के सारे लोग मर गए। अवध की जो बेगम थी, ठीक है, वो नेपाल के लिए चली गई, शिफ्ट टू अवध। 1859 के एंड तक जो ब्रिटिश थे वो पूरे के पूरे, उन्होंने पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर री इस्टेब्लिश कर दिया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। ठीक है, रिवोल्ट फेल इसलिए हुआ क्योंकि रिवोल्ट फेल होने के रीजन सबसे पहले थे कि सारे के सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अब मैं बताता हूँ किस किसने नहीं किया। मिडिल क्लास लोग जो थे वो बैकवर्ड लुकिंग थे, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या, हमें तो गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, ये सब, और पुलिसमैन वगैरह, तो उन्हें तो पता था कि हमें सैलरी मिले, हमें क्या दिक्कत है, हमें कुछ मिलना नहीं है। उसके बाद लोअर क्लास पीपल जो थे साउथ इंडिया से, उनको अनटचेबल कहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रिवोल्ट अगर हो भी जाता है तो उसके बाद भी हमें क्या ही मिलेगा, तो इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सारे के सारे लोग आए नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही ये फैला। कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई कुछ चाह रहा था, कोई कुछ चाह रहा था। जैसे मैंने कहा, नाना साहिब को अपनी पेंशन चाहिए थी, बहादुर शाह जाफर को, वो तो 85 ईयर्स के थे, उनको क्या ही चाहिए था। उसके बाद झांसी की रानी को झांसी चाहिए था अपना, बेगम हजरत महल को भी अपनी जगह चाहिए थी, कोई डॉक्टर ऑफ लैब से में आ रहा था, कोई सब्सिडी लाइन से में आ रहा था, तो वो मतलब हर किसी का अपना ही मतलब निजी स्वार्थ था, इसीलिए कुछ आ नहीं रहा था। सर हर एक लीडर का अपना इंटरेस्ट था। उसके बाद ब्रिटिश का जो कंट्रोल था रेलवे और टेलीग्राफ टेलीग्राफ लेटर लिखने का, तो वो ब्रिटिश का ही था। तो अनकोऑर्डिनेटेड था, किसी को पता नहीं कि आगे क्या करना है, आगे क्या चलना है। उसके बाद आपके पास हथियार अच्छे नहीं थे, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो अंग्रेजों को सपोर्ट किया। किस किसने सपोर्ट किया वो मैं हाईलाइट करता हूँ। मनी लेंडर, जो पैसे देते थे, ट्रेडर्स वगैरह। सिंधिया जो थे, ये जब आपको और डिटेल में पढ़ेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पे पता चलेगा कि ये मराठाओं के अंडर आते थे, सिंधिया थे। बहुत सारे जमींदार, होलकार, आपकी गोरखा रेजिमेंट जो थी, और पंजाब के सोल्जर, सब ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। ठीक है, अब कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे क्या निकले रिवोल्ट के। नतीजा सबसे पहला निकला रिवोल्ट का कि आपका जो एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया, इसमें क्या हुआ, कंपनी का रूल खत्म हो गया। अभी तक इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करी थी, वो खत्म हो गया, और अब ब्रिटिश लोग डायरेक्ट आ गए। ठीक है, ब्रिटिश लोग डायरेक्ट आ गए इसमें। उसके बाद पिट्स इंडिया का एक्ट आता है 1784 में। इसमें क्या कहता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करके एक बॉडी होती थी कमर्शियल, वो चलने लगी। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको हटा दिया गया। उसके बाद क्वीन, ऐसा कहा जाता है जो क्वीन है लंदन की, ठीक है, वही अब डायरेक्ट क्वीन होगी इंडिया की। तो क्वीन की प्रोक्लेमेशन आती है कि किसी भी प्रिंसली स्टेट को नहीं लिया जाएगा, और आपको क्या करना है, ब्रिटिश की सोवर्जिनिटी, इनकी संप्रभुता की, ब्रिटिश ही हमारे पालनहार है, ये मैं एक्सेप्ट कर लो, और आपकी प्रिंसली स्टेट्स हम नहीं लेंगे। प्रिंसली स्टेट्स को जो है ट्रीट किया जाएगा रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ, ये भी उन्होंने कहा। और इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशन को जो है वो माना, बिल्कुल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हालांकि ये बोलने की बातें हैं, उसके बाद बहुत सारे 1857 के बाद भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, लोगों ने अपने लिए काम किए हैं। ठीक है, 1875 की ही बात करते हैं, आपका आर्य समाज बनता है, वो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया सोशल रिलीज में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। सोशल रिफॉर्म्स ने कहा कि स्टॉप होंगे, बट हुए नहीं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहोगे आप। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है। पहले क्या हुआ था, पहली प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। लास्ट में सबको मिला के एक ही प्रेसिडेंसी बनाई थी, और जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी उसको ही सारी पावर दे दी थी। उसके बाद क्या था, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जितनी भी प्रेसिडेंसी थी उनको रिस्टोर किया गया। 3 इंसान जो थे, इंडियंस जो थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए, दिनकर राव सर, उसके बाद महाराजा पटियाला के, और राजा बनारस के। उसके बाद एक पोर्टफोलियो सिस्टम आता है, यानी कि कैबिनेट स्टाइल, कि लोग बैठ के फैसला लेंगे। उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर आती है वाइसराय को।
ठीक है, वाइसराय को ऑर्डिनेंस पावर आती है। अब वाइसराय कौन होता है? वाइसराय पहले जो गवर्नर जनरल थे ना, तो उनको वाइसराय का नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल की पोस्ट को अबॉलिश किया और उनको वाइसराय किया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसराय थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो थे रिप्लेस्ड विद वाइसराय गवर्नर जनरल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अबॉलिश हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने इंडिया के, जो यहाँ पे नहीं रहेंगे इंडिया में, वो ब्रिटेन में रहेंगे। उनकी 50 मेंबर की काउंसिल होगी, वो इंडिया में रहेगी। तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड। क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। ठीक है, चार्ल्स वुड जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उसके बाद चलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी होती है। मैंने पिछले पेज पे एक स्लाइड पे एक पेज छोड़ दिया था, तो इसमें क्या था कि देखिए यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा था। पहली थी क्वीन की आर्मी, दूसरी थी कंपनी की आर्मी। क्वीन की आर्मी में सिर्फ यूरोपियन सोल्जर्स थे, कंपनी की आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स भी थे, इंडियन सोल्जर्स भी थे, जिनको सिपाही कहते थे। सिपाही कौन थे? ये हाई कास्ट इंडियंस थे, ये नेटिव बटालियन में होते थे, चाहे वो इन्फेंट्री हो या कैवलरी, यानी फुट सोल्जर हो या हॉर्समैन। ये आ गया आपकी आर्मी का स्ट्रक्चर। अब अगले पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ आर्मी का स्ट्रक्चर। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत ज्यादा कम किया गया, उनका रेशियो मेंटेन किया गया। आर्मी जो थी, क्योंकि आर्मी से ही रिवोल्ट हुआ था, 40,000 लोग खड़े हो गए थे। उसके बाद रेशियो जो था यूरोपियन और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, उसको मेंटेन किया गया। कलकत्ता में 1:2 का रेशियो रखा गया, 1 यूरोपियन सोल्जर और 2 इंडियन सोल्जर। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 2:5 का। कोई भी स्ट्रांग पोजीशन पहले भी नहीं दे रहे थे सूबेदार से ऊपर आपको प्रमोशन, और अब भी नहीं दे रहे हैं। जैसे हेड ऑफ आर्टिलरी डिपार्टमेंट, जो आर्टिलरी होगी, जो आर्म्स और एम्यूनिशन होगा, उसके तो आप हेड हो ही नहीं सकते हो। उसके बाद लॉयल लोगों को मारा जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। जैसे ब्रिटिश का साथ मैंने आपको बताया कि किस किसने दिया था। ब्रिटिश का साथ दिया था गुरखास ने, गुरखास को लिया, पंजाब के लोगों को लिया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के जो लोग थे उनको ही लिया गया, यानी कि इंडिया के जो नॉर्थ और वेस्टर्न के पार्ट है, ठीक है, पंजाबी वगैरह वो। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, किसमें? आर्मी में और लोगों में। किस बेस पे? कास्ट, रिलीजन और रीजन और रिलीजन पे। इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बहुत सुना होगा आपने, अगर हिस्ट्री से थोड़ा जानते हो तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यही है। इन्होंने इंश्योर किया था कि जो सोल्जर्स थे उनको कभी भी पता ना लगे कि नॉर्मल लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो वो विद्रोह करेंगे कैसे, रिवोल्ट होगा कैसे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिवोल्ट, कि रिवोल्ट का नेचर था कैसा। सबसे पहले आरसी मजुमदार जो है वो कहते हैं कि ये ना तो पहला और ना ही नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। हर एक हिस्टोरियन के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, ये इनके हैं। उसके बाद वीडी सावरकर जी कहते हैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात कही थी। मार्क्सिस्ट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थी एक स्ट्रगल थी, सोल्जर की थी, पीजेंट्स की थी और डेमोक्रेटिक लोगों की थी, जो बहुत सारे लोग फॉरेन इंपलिस्ट और इंडिजिनस लैंडलॉर्ड्स के बीच में हुई थी। उसके बाद योग रोज करके एक इंसान है, वो रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हियर ले द वुमेन हु हैज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। तो एक ऐसी मतलब औरत जो बागियों के बीच में अकेला इंसान थी, ठीक है। ये एक और ही औरत जो थी वो रेबल्स के बीच में रही थी। उसके बाद जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टैनली कहते हैं कि ये एक लोकलाइज स्ट्रगल थी, ठीक है, कोई लोकल स्ट्रगल थी, कोई सिपाही म्यूटनी थी, इसको आप नेशनल इशू तो कह नहीं सकते। उसके बाद ये इसको कहते हैं कि, ठीक है, ये कहते हैं कि ये नेशनल एजेंडा था नहीं। उसके बाद ये कहते हैं कि बिल्कुल ही देशभक्ति की बात हुई थी, ठीक है, टोटली अनपैट्रियोटिक चीज थी ये, और इसे सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एलियार रीस की। ये कहते हैं कि ये रिवोल्ट जो थी वो वॉर ऑफ रिलीजन थी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने इसको इस चीज से लिया कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो हारे, लेकिन उनका रिलीजन नहीं हारा। उसके बाद टी आर थॉमस के कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट थी सिविलाइजेशन और बारबेरिज्म। बारबेरिज्म होते कुछ ऐसे लोग जो सिविलाइजेशन को ओपोज करते हैं, यानी कि पिछड़े हुए लोग, ठीक है। उसके बाद सर जेम्स आउटरैम और टेलर कहते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी मोहम्मदन्स की, और इसको यूज किया इसके अंदर इन्होंने हिंदूज को। आगे मैं बताऊंगा सोशल रिलीजियस में भी, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, तो वहाँ पे बताता हूँ कि जो मुस्लिम्स थे ना वो ब्रिटिशर्स को ही मानते थे सोल रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इन्होंने भी वही किया कि ये जो थी वो चाल थी, साजिश थी मोहम्मदन्स की, और इसने हिंदूज को भी यूज किया। उसके बाद डॉक्टर एस एन सेन कहते हैं कि ये शुरू तो हुई थी एक सिपाही म्यूटनी की तरह, ठीक है, सिपाहियों की विद्रोह की तरह, लेकिन ये लास्ट में नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन गई। एस बी चौधरी कहते हैं कि सिविल रेबेलियन थी 1857 में, और रिवोल्ट जो था उसमें डिवाइड होती है वो म्यूटनी और रेबेलियन।
को लोगों जो सिपाही थे उन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया और लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। वीपी चंद्र कहते हैं इसको कि इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थी ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट थी इसमें क्या थी, यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो थैंक यू, आपने ये सारा का सारा लेक्चर देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो है हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसा कंटेंट देने की। और ये वीडियो जब जहाँ तक इसकी बात है, ये कंटेंट मोर देन इनफ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, तो उसके बाद मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल वो भी मल्टी डायमेंशनल से वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।